हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट एंड जीआरएफ में क्या डिफरेंस होता है और आपको नेट क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए और अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो आपको कितने नंबर चाहिए। ठीक है, सो अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे से तैयारी करना चाहते हो अपने नेट या जीआरएफ एग्जाम की, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मेरी सभी फ्री क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते हैं। और अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। कोड और अनअकैडमी की प्रोफाइल आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बेस्ट सेलिंग बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, सबसे पहले जो नेट एंड जीआरएफ होता है ना, ये कोई अलग अलग एग्जाम नहीं होता, ये एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, एक ही एग्जाम होता है। मुझे ना इसी पर एक बात याद आई है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, जस्ट मेरे दिमाग में आ गई। जब मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे मतलब लोग थे जिनको पता ही नहीं था, जो इस फील्ड से बिलोंग करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, या जो पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, काफ़ी टाइम पहले के लगे होते हैं, जब नेट वगैरह होता ही नहीं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है आपके टाइम में क्या चल रहा है। तो मैंने किसी से कहा कि भाई मेरा जीआरएफ क्लियर हो गया, तो द पर्सन आस्क्ड मी, अच्छा आपका जीआरएफ क्रैक हुआ है तो आपका नेट नहीं हुआ क्या? द थिंग दैट्स, मतलब सोच के देखिए उस चीज़ को, मेरे पर क्या बीती हो गई भाई। तो मतलब कि नेट एंड जीआरएफ कोई अलग अलग एग्जाम्स नहीं होते। जिस बच्चे का जीआरएफ क्लियर हुआ है यानी कि उसका नेट भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके अच्छे एग्जाम आए यूजीसी नेट के एग्जाम में, जिसके कारण उसको वो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपका जीआरएफ क्लियर होता है ना, यानी कि आप दोनों चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं, प्लस आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो फेलोशिप मिलनी है उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका नेट क्लियर होता है तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप वो जैसे पहले 6% क्राइटेरिया वाला होता है कि 6% बच्चे उठाते हैं। जो जीआरएफ में होता है उसमें 1% ही, जो टॉप के 1% मेरिट होल्डर्स होते हैं, सिर्फ उनका ही जीआरएफ लगता है। और जो 6% वाले होते हैं उनका वो नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दे देते हैं। ऐसा होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, इसका रिजल्ट आपका नॉर्म रेफरेंस्ड होता है। नॉर्म रेफरेंस समझते हो, जब आपकी परफॉर्मेंस दूसरे से कंपेयर की जा रही है। इसमें कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने नंबर ले आइए तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, जैसा आप मास्टर्स तक करके आए हो, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें होता है कि आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के 200 नंबर आए, एक के 210 आए, इसके 195 आए, इसके 197, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ टॉप के 3 बच्चे निकालने हैं, 3 बच्चे निकालने हैं। ठीक है, तो अब तक ये तो टॉप के, ये पहला जा रहा है, ये दूसरा जा रहा है, ये तीसरा जा रहा है। ठीक है, बट मान लीजिए कि इससे ऊपर किसी और बच्चे के नंबर 220 आ जाते हैं, तो क्राइटेरिया वही रहेगा, टॉप के इतने निकालने हैं, तो इसमें फिर इस बच्चे का बेचारे का रह जाएगा, ये 3 निकल जाएंगे। बात समझे? तो इस तरह वो मतलब नेट में वो पहले टॉप के 6% निकालते हैं और जीआरएफ में पहले 1%, मतलब इसमें जो हाईएस्ट वाले होते हैं ना उनके नंबर यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि इतने नंबर ले आइए तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे ऊपर 6% बैठे हैं तो फिर आपका नहीं होगा, अगर आप 6% में आ गए तो ठीक है, ये चीज़। अब नंबर अप्रॉक्सीमेट बताती हूँ कितने चाहिए। ठीक है, अब अगर जैसे हमारी इकोनॉमिक्स की कट ऑफ जाती है, मैं तो भाई ये बोलूँगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम से कम 65 to 70% का टारगेट लेके चलिए। अगर नेट करना है तो नेट जीआरएफ दोनों करने हैं तो 70 to 74% का टारगेट लेके चलिए टोटल नंबर्स का। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर 1 में इतने होने चाहिए, पेपर 2 में इतने, जितने मर्जी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कम से कम 200 नंबर नेट के लिए लेके आओ, कम से कम 220 नंबर जीआरएफ के लिए लेके आओ। ठीक है, अब जो 200 नंबर हैं इसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पेपर 1 में 30 क्वेश्चन ठीक होते हैं और पेपर 2 में 70 क्वेश्चन ठीक होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन ठीक हो गए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके 200 नंबर आ गए। ठीक है, तो आप इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है पेपर 2 में ज़्यादा अच्छे हैं तो इसका टारगेट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसका कम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।
ठीक है। तो ये आप डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें 25 नंबर चाहिए, इतने नंबर चाहिए, मतलब वो आप दोनों में, अगर आप पेपर 1 में वीक है तो पेपर 2 से कंपनसेट कर सकते हैं, पेपर 2 में वीक है तो पेपर 1 से कर सकते हैं। फाइन, ये चीज़ है। तो ठीक है जी, तो ये इसका अब मैंने आपको बता दी है 65 to 70 का टारगेट लेके चलिए, 70 to 60 यानी कि यहाँ पे कम से कम 220 नंबरों का टारगेट लेके चलिए, यहाँ पे कम से कम 200 नंबरों का टारगेट लेके चलिए। ठीक है, तो तभी आपका जो नेट JRF है वो क्लियर होगा, कम से कम इतने टारगेट पर। फाइन, तो होपफुली आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया क्या होता है। JRF में आप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जो आपकी फेलोशिप होती है टोटल 5 सालों की होती है, इस पर मेरी एक अलग वीडियो है। इसमें 2 सालों के लिए JRF रहती है और फिर आगे बाकी के 3 सालों में SRF रहती है। इसकी अमाउंट कितनी होती है इस पर भी मेरी एक अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। एज लिमिट नेट के लिए कोई नहीं एज लिमिट होती, JRF के लिए फ़िलहाल एज लिमिट 30 ईयर्स है। बट अगर आप फीमेल हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC या BC से बिलोंग करते हैं तो ये आपका 35 साल है JRF के लिए, नेट के लिए कोई नहीं है। ठीक है, यही डिटेल्स मुझे आज के सेशन में देनी थी। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।